नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि नीट यूजी 2024 को नए सिरे से आयोजित करने का कोई भी आदेश इस ठोस आधार पर होना चाहिए कि पूरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई हो। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि 23 लाख में से सिर्फ 1 लाख को ही प्रवेश मिलेगा, हम दोबारा परीक्षा आदेश नहीं दे सकते। दोबारा परीक्षा इस ठोस आधार पर होनी चाहिए कि पूरी परीक्षा प्रभावित हुई हो। अंक वृद्धि और कथित पेपर लीक पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने एनटीए से ये बताने के लिए कहा है कि जिन छात्रों ने परीक्षा वाले शहर बदले, उनमें से कितने शीर्ष 1.08 लाख में जगह बना पाए और क्या 9 और 10 अप्रैल को पंजीकरण कराने वालों के पक्ष में कोई पक्षपात है। शीर्ष अदालत नीट यूजी में कथित अनियमितताओं से संबंधित लगभग 40 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर पुलिस के उस फैसले पर टिप्पणी की है जिसमें कांवड़ यात्रा के रूट पर खान पान की दुकानों पर दुकानदार के नाम लिखने का निर्देश दिया गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। अखिलेश यादव ने इस मामले में अदालत से कार्रवाई की मांग भी की। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, माननीय न्यायालय खुद संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। सावन महीने में कांवड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस का नया आदेश विवादों में घिर गया। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने पुलिस के इस आदेश की तुलना हिटलर के दौर की नाज़ी जर्मनी से की है। जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस की मुजफ्फरनगर पुलिस ने कहा है कि एक खास यात्रा के रूट पर दुकानों, होटलों और यहाँ तक कि गाड़ियों पर उनके मालिक के नाम स्पष्ट तौर पर लिखे होने चाहिए। क्यों? नाज़ी जर्मनी में खास दुकानों और मकानों के ऊपर एक निशान लगाया करते थे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के रूट पर फल सब्जी विक्रेताओं और रेस्टोरेंट ढाबा मालिकों को बोर्ड पर अपना नाम लिखना आवश्यक होगा। ये मुसलमानों के आर्थिक बॉयकॉट की दिशा में उठाया कदम है या दलितों के आर्थिक बॉयकॉट का, या दोनों का, हमें नहीं मालूम। जो लोग ये तय करना चाहते थे कि कौन क्या खाएगा, अब वो ये भी तय करेंगे कि कौन किससे क्या खरीदेगा। जब इस बात का विरोध किया गया तो कहते हैं कि जब ढाबों के बोर्ड पर हलाल लिखा होता है तब तो आप विरोध नहीं करते। इसका जवाब यह है कि जब किसी होटल के बोर्ड पर शुद्ध शाकाहारी भी लिखा होता है तब भी हम होटल के मालिक, रसोइये, वेटर का नाम नहीं पूछते। किसी रेहड़ी या ढाबे पर शुद्ध शाकाहारी, झटका, हलाल या कोशर लिखा होने से खाने वालों को अपनी पसंद का भोजन चुनने में सहायता मिलती है, लेकिन ढाबा मालिक का नाम लिखने से किसका क्या लाभ होगा। भारत के बड़े मीट एक्सपोर्टर हिंदू हैं, क्या हिंदुओं द्वारा बेचा गया मीट दाल भात बन जाता है? ठीक वैसे ही क्या किसी अल्ताफ या रशीद द्वारा बेचे गए आम अमरूद गोश्त तो नहीं बन जाएंगे। सत्तारूढ़ बीजेपी के उत्तर प्रदेश यूनिट में अंदरूनी कलह के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को एक मानसून ऑफर दिया। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि मानसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। सोशल मीडिया पोस्ट को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोधियों को दल बदल करने और नई सरकार बनाने की पेशकश के रूप में देखा जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने इस तरह की पेशकश की है। दिसंबर 2022 में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को 100 विधायक लाने और राज्य का सीएम बनने की पेशकश की थी। लोकसभा चुनाव के बाद अब सपा और कांग्रेस में यूपी के उपचुनाव को लेकर भी गठबंधन हो सकता है। लोकसभा चुनाव में धमाल मचाने के बाद एक बार फिर दो लड़कों की जोड़ी साथ दिखने जा रही है। जानकारी के मुताबिक 10 सीटों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच सहमति बन चुकी है। सपा 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच इसे लेकर बातचीत भी हो गई है। यूपी कांग्रेस ने 21 जुलाई को लखनऊ में पार्टी से सभी जिलाध्यक्षों की बैठक भी बुलाई है। इसमें सीटों को लेकर चर्चा की जा सकती है। बता दें, उत्तर प्रदेश में हो रहे इन उपचुनावों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बार बीजेपी का प्रदर्शन यूपी में कुछ खास नहीं रहा। ऐसे में बीजेपी ताकत लगाएगी और दो लड़कों की जोड़ी लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन दोहराना चाहेगी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन में सुधार के बाद अब कांग्रेस की नजरें आने वाले विधानसभा चुनावों पर हैं। हालांकि उससे पहले राज्य कांग्रेस में गुटबाजी और अंदरूनी कलह की खबरें सामने आती रही हैं। हरियाणा में अक्टूबर 2024 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले एआईसीसी महासचिव और सिरसा से पार्टी की सांसद कुमारी शैलजा राज्य के शहरी इलाकों में कांग्रेस को मजबूत करने के उद्देश्य से जुलाई के अंत तक पदयात्रा शुरू करेंगे। हुड्डा के दुर्विरोधी माने जाने वाली शैलजा की यात्रा राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को घेरने के लिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के साथ चलेगी।
द इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में शैलजा ने राज्य कांग्रेस में संरचनात्मक बदलाव की वकालत करते हुए कई मुद्दों पर बात की। उनका कहना है कि हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा खेमे का वर्चस्व रहा है। उन्होंने कहा कि अगर चीजें वैसी ही चलती रहीं जैसे वो चली रही हैं तो बदलाव जरूरी है। ये अभी पूरी तरह से एक तरफा है जो विधानसभा चुनावों में वांछित नतीजे नहीं लाएगा। इससे गलत संदेश जाता है। इस समय यहाँ एक गुट का एकाधिकार प्रतीत हो रहा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म होता जा रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि वो राज्य की सभी विधानसभा में अपनी प्रत्याशी उतारेगी। अभी तक राज्य में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता था, लेकिन हरियाणा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है। कर्नाटक राज्य में नौकरी में स्थानीय लोगों को आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक को राज्य सरकार ने फिलहाल रोक दिया। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक सरकार ने कहा है कि इस पर फिर से विचार करने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। दरअसल इस विधेयक का उद्योगों और व्यावसायिक संगठनों ने विरोध कर दिया है। इस विरोध के बाद कर्नाटक सरकार ने विधेयक पर पुनर्विचार करने की बात कही। नेस्कॉम ने इसका विरोध करते हुए ट्वीट किया। नेस्कॉम और इसके सदस्य इस विधेयक से निराश हैं और इस पर अपनी गहरी चिंता जताते हैं। फोन पे के सीईओ और संस्थापक समीर निगम ने बताया कि कैसे ये बिल आर्मी फैमिलीज के नौकरी चाहने वालों या अक्सर इधर उधर घूमने वाले लोगों के लिए जीवन को कठिन बना सकती है। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को पुणे पुलिस ने जमीन से जुड़े एक विवाद के मामले में हिरासत में ले लिया। मनोरमा खेडकर के खिलाफ कुछ लोगों को बंदूक से धमकाने का आरोप लगा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया है कि पूजा खेडकर की मां को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में गुरुवार को बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई डिब्बे बेपटरी हो गए। मामले पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हादसे वाली जगह पर पहुंचने के निर्देश जारी कर दिए। इस बात की जानकारी भारतीय रेलवे ने दी। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों हिंसक प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों की मौत भी हो गई थी। बांग्लादेश में चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए ढाका में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने वहां रह रहे भारतीयों और भारतीय छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उच्चायोग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में भारतीयों से यात्रा करने से बचने और अपने आवासीय परिसर से कम बाहर निकलने की सलाह दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। बाइडेन कोविड संक्रमित तब हुए हैं जब उन पर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ही दबाव बढ़ रहा है कि राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो जाएं और किसी और को मौका दें। कोविड संक्रमित होने के बाद बाइडेन पर यह दबाव और बढ़ सकता है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।